हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है मंडे, मॉर्निंग का टाइम है। 21 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मॉर्निंग में यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आखिरी तक बने रहिए और इसके अलावा पीडीएफ आपको मिलेगी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज के डेली करंट अफेयर का। किस भारतीय तेल रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि भारत की एक तेल रिफाइनरी पर सैंक्शन लगाया है, और यह तेल रिफाइनरी है नायरा रिफाइनरी। देखिए, आपको पता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है पिछले 3 साल से। इस क्रम में रशिया को रोकने के लिए अभी कुछ समय पहले ही नाटो के अध्यक्ष ने भारत को वार्न किया था। भारत, ब्राजील और चाइना, इनको चेतावनी दी थी कि आप रशिया को रोको, क्योंकि रशिया से आपके बहुत अच्छे संबंध है। आप रशिया को रोको और 50 दिन के अंदर रशिया युद्ध को खत्म करे, अन्यथा इंडिया, चाइना और ब्राजील पर हम सैंक्शन लगाएंगे, यह बोला था नाटो ने। अब यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है कि रशिया के सारे प्रोडक्ट को बैन किया है यूरोपीय यूनियन के देशों में। उनमें तेल, जो कि कच्चा तेल रशिया सप्लाई करता है, उसको स्पेशली बैन किया गया है। इसी क्रम में भारत की नायरा रिफाइनरी को भी बैन किया गया है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आप बोलोगे सर, इंडिया की नायरा रिफाइनरी पर क्यों? यह गुजरात में स्थित है और इसकी 49% तक जो हिस्सेदारी है ना, वो रशिया की एक कंपनी के पास है। और कच्चा तेल भी, जो क्रूड ऑयल आता है, वो भी नायरा रिफाइनरी में रशिया से ही आता है। तो इसीलिए नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शन लगाया गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अब भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अपोज किया है यूरोपीय यूनियन के इस डिसीजन को। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड है यूरोपीय यूनियन का, क्योंकि देखिए काफी सारी रिपोर्ट से ऑन रिकॉर्ड, जिसमें यह पता चलता है कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीदने वाले ही यूरोपीय यूनियन के देश है। आपको पता है, रिपोर्ट्स यह कहती है कि हम 3 महीने में रशिया से जितना क्रूड ऑयल खरीदते हैं ना, उतना एक दिन में यूरोपीय यूनियन के देश खरीद लेते हैं। तो आप सोचिए, आपको सस्ता तेल मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो आप तो रशिया से खरीद रहे हो और इंडिया की कंपनीज पर सैंक्शन लगा रहे हो। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले नाटो को भी जवाब दिया था, क्योंकि नाटो ने भी कुछ समय पहले इंडिया, चाइना और ब्राजील को वार्न किया था कि भाई आप रशिया को रोको। 50 डेज के अंदर अगर आप रशिया को नहीं रोकते हो, रशिया युद्ध खत्म नहीं करता है, तो हम सैंक्शन लगाएंगे इंडिया, चाइना और ब्राजील पर, क्योंकि ये रशिया से बहुत ट्रेड करते हैं और उसके फ्रेंड्स हैं, ये माना जाता है ग्लोबली। तो इंडिया पर उस वक्त भी इंडिया ने जवाब दिया था नाटो को कि भैया ऐसा नहीं होता है ना, आप पहले अपनी पॉलिसीज को समझ लो कि आप क्या कहना चाहते हो, उसके बाद हम पर सैंक्शन लगाने की कोशिश करना। और अब यही चीज की है यूरोपीय यूनियन ने, और उन्होंने सैंक्शन लगाया है नायरा रिफाइनरी पर। तो आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि क्यों बैन लगाया गया है। नायरा एनर्जी ऑयल रिफाइनरी, इस पर सैंक्शन लगाया है। रिफाइनरी गुजरात में स्थित है। 49.13% जो स्टेक है, जो हिस्सेदारी है, वो रशिया की एक कंपनी के पास है जिसका नाम है रोसनेफ्ट। आपको पता है 50% से ज्यादा स्टेक मिल जाता है तो वो मालिक हो जाती है, लेकिन यहां पर अधिकतर जो हिस्सेदारी है ना, इंडिया के पास है। तो 49.13% ही रशिया की कंपनी के पास है, तो बड़ी हिस्सेदारी है। क्रूड ऑयल भी वहीं से आता है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको अलग किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है, जैसे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन और काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं क्रूड ऑयल के माध्यम से। तो यूरोपीय यूनियन ने रशिया पर सैंक्शन लगाए और इसी क्रम में भारत की नायरा एनर्जी ऑयल रिफाइनरी पर भी सैंक्शन लगाया, जो कि गुजरात राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, नायरा एनर्जी इंडियन रशियन ऑयल रिफाइनिंग फैसिलिटी देती है, या फिर एक रिफाइनरी है, गुजरात के द्वारका में देखने को मिलती है। और मिस्टर प्रसाद के पनीकर इसके वर्तमान में चेयरमैन के पद पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वैसे आपको पता चल गया है कि भाई कंपनी में हो क्या रहा है ना, रिफाइनरी में होता क्या है, क्रूड ऑयल का यूज किया जाता है अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ईटीसी यहां पर बनाए जाते हैं।
यूरोपीय यूनियन के बारे में भी काफी बार हमने डिस्कस किया है। वैसे तो 27 कंट्रीज का एक यूनियन है, ये अधिकतर कंट्रीज जो है यूरोपीय कंट्रीज है ना, इसीलिए इसे यूरोपीय यूनियन कहा जाता है। दुनिया की लगभग 5.5% पॉपुलेशन यूरोपीय यूनियन के देशों में निवास करती है, लेकिन वर्ल्ड की जीडीपी का 14 से 70% तक जो जीडीपी में योगदान है ना, वो यूरोपीय यूनियन के देशों का है। यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा देश है फ्रांस, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। सबसे नया जुड़ने वाला जो देश है यूरोपीय यूनियन में वो क्रोएशिया है, 2013 में यूरोपीय यूनियन में ऐड हुआ था। 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ा था। तो वर्तमान में 27 कंट्रीज देखने को मिलती है यूरोपीय यूनियन में। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, जिसे कहा जाता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है नितिन गुप्ता को। आंसर सी, यह है नितिन गुप्ता। एक रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर है, पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं नितिन गुप्ता। अब इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। अभी तक इस पद को होल्ड कर रहे थे रवनीत कौर, इनको रिप्लेस किया है नितिन गुप्ता ने। और ये आगे आने वाले समय में 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, या तो 65 की एज हो जाए रिटायरमेंट की, या फिर 3 साल पूरे हो जाए, अपने पद पर ये बने रहेंगे। तो नितिन गुप्ता चेयरमैन के पद पर हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। संस्था क्या काम करती है, क्या है? तो भारत में एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब एक वैधानिक निकाय है। पार्लियामेंट में बिल लाकर प्रॉपर एक्ट के माध्यम से इस संस्था की स्थापना की गई है। इंडिया में ऑडिटिंग या अकाउंटिंग की निगरानी करना, भारत में जो संचित निधि के लेखे होते हैं, अदर जो सरकारी संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशन में लेखे होते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए यह एक ऑथराइज्ड संस्था है। स्थापना की गई थी 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए नितिन गुप्ता। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। किस देश को जुलाई 2025 में WHO के द्वारा ऑफिशियली ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया? वैसे ट्रेकोमा से इंडिया की भी एक न्यूज थी लास्ट मंथ, मैंने आपको बताई थी। ट्रेकोमा मुक्त सर्टिफिकेट दिया गया था इंडिया को लास्ट मंथ, मई में दिया गया था, आई थिंक मई 2025 में। तो ट्रेकोमा मुक्त इंडिया भी है। दक्षिण एशिया का तीसरा देश है इंडिया जो कि ट्रेकोमा फ्री है। अच्छा, ट्रेकोमा क्या है? ट्रेकोमा एक डिसीज है आंखों से संबंधित। आंखों में जलन होना, दर्द होना, सूजन आना, लाल हो जाना, दिखाई ना देना, ये ट्रेकोमा के लक्षण है। ठीक है, तो एक इन्फेक्शन के कारण फैलने वाली डिसीज है, आंखों से संबंधित है। अभी क्या हुआ है कि जुलाई 2025 में WHO के द्वारा ऑफिशियली ट्रेकोमा से मुक्त देश घोषित किया गया सेनेगल को। आंसर ए हो जाएगा। सेनेगल की अगर हम लोकेशन देखें ना, तो यह देश अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, सेनेगल। ट्रेकोमा आंखों से संबंधित डिसीज है। WHO ने सेनेगल, जो कि अफ्रीकी कंट्री है, इसे ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। दुनिया में ट्रेकोमा मुक्त घोषित की जाने वाला 25वां देश, और अगर अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका का 9वां देश है जो कि ट्रेकोमा फ्री घोषित किया गया है ऑफिशियली। मतलब यहां पर ट्रेकोमा के अब एक भी मरीज नहीं है। पिछले 3 साल में ट्रेकोमा का एक भी केस आज सेनेगल में देखने को नहीं मिला। आंखों से संबंधित एक रोग है, इन्फेक्शन के कारण फैलता है। ब्लाइंडनेस बढ़ती है इसके कारण। दुनिया में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण है ट्रेकोमा। ओके, एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लामिडिया ट्रेकोमैटिस है ना, इस नाम का एक बैक्टीरिया है, इसके कारण फैलने वाला रोग है। मई 2025 में इंडिया को ट्रेकोमा फ्री सर्टिफाइड किया गया था, सर्टिफिकेट दिया गया था। वैसे आपको पता है 2024 में ही इंडिया को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका था, लेकिन WHO ने जो सर्टिफिकेट दिया है ट्रेकोमा मुक्त, वो दिया है मई 2025 में। भारत साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा देश है जो कि ट्रेकोमा मुक्त है वर्तमान में। WHO यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। उद्देश्य पूरे वर्ल्ड में
जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सिस्टम है, उसको बेहतर बनाना। ओके। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 194 कंट्रीज मेंबर है और टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेयेसस वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है WHO के। आप कमेंट कर देना कि ये किस देश से आते हैं, कर दोगे? कमेंट करके बताओ कि ये किस देश से आते हैं जो कि वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूं ऑफर ऑफ द डे। आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट, चाहे वो प्राचीन कालीन भारत हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडवल हो, मिडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों ही यहां पर आपको कवर करवाए गए हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज का बैच है, स्पेशली यूपीएससी या पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसी भी स्टेट की, तो आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको काफी मदद करेगी और वनडे में आपको 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, वो भी आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। आपको हर टॉपिक का नोट्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। तब तक हम आगे चलते हैं। किसने द रेसिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी समूह घोषित किया है? आपने नाम सुना होगा इस संगठन का। पहलगाम हमले के समय TRF के नाम से इसे पुकारा जाता है। पहलगाम हमला जो हुआ था हमारे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, वो TRF ने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी। एक आतंकवादी संगठन है ना, पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूएसए ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसको? TRF को। वैसे देखिए क्या हुआ है कि TRF का जो गठन है ना, वो धारा 370 जब हमने जम्मू कश्मीर से हटाई थी तब इसका गठन किया गया। क्योंकि देखिए धारा 370 हटने के बाद एक तो इंडिया काफी पावरफुल होता जा रहा था, जम्मू कश्मीर की हम कंडीशन भी लगातार बदल रहे थे, और इसके अलावा क्योंकि देखिए वहां पर उसके पहले काफी ज्यादा हिंसा थी, काफी आतंकवादी हमले होते थे। इवन अगर हम देखें तो आतंकवादियों का गढ़ था जम्मू कश्मीर। लेकिन धारा 370 के हट जाने के बाद हमने, जो हमारे सुरक्षा बल है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो आर्मी है, उन्होंने काफी हद तक जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में लिया। अब इससे क्या हुआ कि भाई जो एक आतंकवादी संगठन इंडिया में पहले जो आतंकवाद फैलाता था, लश्कर-ए-तैयबा, ये भी पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता है। अधिकतर आतंकवादी जो भी हमले होते हैं इंडिया में वो पाकिस्तान के द्वारा ही है ना, पाकिस्तान के द्वारा ही फंडिंग होती है ऐसे आतंकवादी संगठनों को, और इन्हीं के द्वारा इंडिया में आतंक फैलाया जाता है। लश्कर-ए-तैयबा पहले क्या होता था, डायरेक्ट काम करता था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, जब धारा 370 हटी, इंडिया और ज्यादा कठोर हुआ और ज्यादा अवेयर हुआ कि हम जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले, जो कि धीरे धीरे निकलता जा रहा था, है ना, आतंकवादी घटनाओं के कारण। तो हमने उसको जब कंट्रोल में लेना शुरू किया तो जितने भी आतंकवादी संगठन थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्या किया कि अपने कमांडरों के माध्यम से एक नया संगठन बनाया। नॉर्मली लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन्हीं के आतंकवादी इसमें सम्मिलित किए गए और एक नया टेररिस्ट ग्रुप बना द रेसिस्टेंस फ्रंट के नाम से। तो TRF के नाम से इसे पुकारा जाने लगा। अब इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ था वो इसी एक संगठन की, या बोल सकते हैं आतंकवादी संगठन की देन है ना। अब क्योंकि देखिए वर्ल्ड के काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि प्रो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की तरफ झुक के बात करते हैं। तो अभी तक TRF को बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि आतंकवादी संगठन नहीं मानते, लेकिन यूएसए ने स्ट्रांगली इसे एक आतंकवादी संगठन माना और 71 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है यूएसए की, उसमें शामिल किया है TRF को। अब इसका फायदा यह होगा कि दूसरे देश भी TRF पर सैंक्शन लगाएंगे, इसे प्रतिबंधित करेंगे, इनकी जितनी भी फंडिंग कहीं से आती है वो रोकने में मदद मिलेगी, और इंडिया का भी स्ट्रांग मैसेज वर्ल्ड को जाता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो फंडिंग करता है आतंकवाद को पालता है। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये TRF है जिसको यूएसए ने हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन सम्मेलन 2025 का इनॉग्रेशन कहां किया है? ये एक संगठन का नाम है, आपको पता है?
इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन एक संगठन है और इसी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो इसकी कॉन्फ्रेंस है। 2025 में भारत के जो यूनियन मिनिस्टर है ना, कौन? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इस सम्मेलन को और इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा में। पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है। सम्मेलन क्या है मैं आपको समझाऊंगा। सम्मेलन वैसे आज खत्म होगा, 19 से लेकर 21 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है, आज ये खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन संगठन के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। पहले कॉन्फ्रेंस समझो। यह कॉन्फ्रेंस जो है 108 से अधिक शहरों में और 15 से ज्यादा देशों में आयोजित की जाती है हर साल। कॉन्फ्रेंस में साल में अलग अलग सिटीज में इसका आयोजन किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज में इसका आयोजन किया जाता है और आयोजन करवाने वाली संस्था के नाम पर ही कॉन्फ्रेंस का नाम है। संस्था क्या करती है? संस्था क्या, एक स्टूडेंट के द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है। इंडिया के और वर्ल्ड के स्टूडेंट मिलकर दुनिया में काम करते हैं। इस संगठन के लिए स्टूडेंट्स का एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन जैसे अपना कॉन्फ्रेंस करता है ना, जैसे जनरल असेंबली का आयोजन करता है, सारे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो बैठे रहते हैं और वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो हर्डल है, उन पर बातचीत की जाती है, डिबेट की जाती है। उसी तरीके से इस सम्मेलन में क्या होता है कि 13 से लेकर 19 साल तक के जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं और वर्ल्ड की समस्याओं पर डिबेट करते हैं। हर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति एक देश से रिप्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट होता है। ये केवल एक डमी की तरह है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हर देश से कोई ना कोई स्टूडेंट उनका आ ही रहा है। नहीं, जितने स्टूडेंट है उनमें से ही हर देश का कोई ना कोई एक पोजीशन ले लेता है। जैसे कि मैं हूं तो मैंने बोल दिया कि चलो मैं यूएसए को रिप्रेजेंट करूंगा, उनकी तरफ से कोई ब्रिटेन की तरफ से रिप्रेजेंट करता है और उस तरीके से वर्ल्ड की प्रॉब्लम पर स्टूडेंट जो हैं वो यहां पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड में अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। वैसे इसकी शुरुआत इंडिया में ही 2011 में ऋषभ शाह के द्वारा की गई थी और इस संस्था का इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी मुंबई में देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन से नाम, यूनाइटेड नेशन के नाम का यूज करके इसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है। समस्याओं पर डिबेट की जाती है, चर्चा की जाती है, जो कि वर्ल्ड में हमको देखने को मिलती है। इंडिया में नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई को ही इंडिया के नेशनल फ्लैग को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने अपनाया था। कौन से सन में सर? तो 1947 में। यह क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिया में हर साल नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि इतिहास में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने पहली बार 22 जुलाई 1947 में हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग के रूप में। तो उसी डे की याद में नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, अगर हम उसका इतिहास देखें तो इसका इतिहास शुरू होता हुआ दिखाई देता है ऑफिशियली 7 अगस्त 1906 से। पहली बार नेशनल फ्लैग को कलकत्ता में 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था। हालांकि उस वक्त उसका डिजाइन अलग था। आंध्र प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पिंगाली वेंकैया। इनके द्वारा पहले नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया गया था, जो कि इस तरह दिखाई देता था। वंदे मातरम लिखा था और कुछ इस तरीके का डिजाइन था। 1906 का फ्लैग है ये, ठीक है। वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के फ्रीडम फाइटर है, इन्होंने इसका डिजाइन बनाया था और कोलकाता में पहली बार फहराया गया। आगे चलकर विदेश में पहली बार इसे फहराया गया अगले ही साल 1907 में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जर्मनी में फहराया गया था। तो विदेश में पहली बार इंडियन जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो जर्मनी में फहराया गया। आगे चलकर जब कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था और वहां पर जो हमें वर्तमान तिरंगा देखने को मिलता है उसका प्राथमिक स्वरूप देखने को मिला, है ना। इनिशियल जो हमें तिरंगा देखने को मिला वो 1931 में कराची सेशन में देखने को मिला कांग्रेस के।
नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। लेकिन वो जो नेशनल फ्लैग बना उसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग था, और बीच में जो हमको एक डिजाइन देखने को मिलती है वो चरखे की थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अपनाया तो वहां पर एक ही चेंज किया गया, चरखे को हटाया गया और उसके बीच में अशोक चक्र को अडॉप्ट किया गया। तो ये पूरा फिर नेशनल फ्लैग की हमारी जर्नी है। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे। ठीक है। हाल ही में चर्चित काबो डेलगाडो क्षेत्र किस देश में स्थित है? काबो डेलगाडो ये रीजन हमको देखने को मिलता है मोजाम्बिक में, एक अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक। अगर हम मैप पर लोकेशन देखेंगे ना तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश। अच्छा, नेबर कंट्री देखो इसकी, तंजानिया, इधर से मलावी टच हो जाता है, जाम्बिया टच हो जाता है, जिम्बाब्वे इससे अपनी बाउंड्री शेयर कर लेता है, स्वातिनी देश कर लेता है, इधर से साउथ अफ्रीका अपनी बाउंड्री शेयर करता है मोजाम्बिक से। और पूर्व में आते हैं तो ये जो एरिया है ये इंडियन ओशियन का एरिया है। तो इंडियन ओशियन के एरिया से, हिंद महासागर से ये अपनी बाउंड्री पूर्व में शेयर करता है। मोजाम्बिक में रीजन अभी बहुत ही सुर्खियों में है, काबो डेलगाडो रीजन। क्यों? यहां पर क्या हुआ है कि लिक्विड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं 4। ठीक है, काबो डेलगाडो रीजन, इसमें 4 लिक्विड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के द्वारा। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस, इटली है ना, यूएसए, यूरोप के अलावा यूएसए, इनकी कंपनियां हैं और ये पर्टिकुलर काबो डेलगाडो रीजन में अपने लिक्विड नेचुरल गैस के प्रोजेक्ट बनाने जा रहे। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम यह है कि एक रिपोर्ट में यह पता चलता है कि अगर ये लिक्विड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट यहां पर शुरू हो जाते और ये अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे ना, तो हमारा जो ग्लोबल कार्बन बजट है, ये क्या होता है? ग्लोबल कार्बन बजट में एक क्राइटेरिया होता है कि पूरा वर्ल्ड मिलकर एक साल में इतना एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतना ही कार्बन का उत्सर्जन करेगा। उससे ज्यादा करेगा ना तो जो वर्ल्ड का जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्री जल स्तर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा। तो एक टारगेट सेट किया जाता है कार्बन उत्सर्जन का, यह होता है ग्लोबल कार्बन बजट। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब होगा यह कि अगर ये चारों प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं और ये पूरी क्षमता से अगर कैपेसिटी से काम करना शुरू कर देंगे ना, तो ये 4 प्रोजेक्ट ही वर्ल्ड का जो हमने टारगेट डिसाइड किया है कार्बन उत्सर्जन का, उसका 70% ये यूज कर लेंगे। मतलब 17% पूरे 100% में से जो हमने लक्ष्य रखा है 17% तो केवल यही उत्सर्जित कर देंगे। तो भी बाकी वर्ल्ड की कंपनियां क्या काम करेगी? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसीलिए काबो डेलगाडो रीजन सुर्खियों में है, काफी विरोध हो रहा है इस प्रोजेक्ट का। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है, पर अभी तो ये लगने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के कारण एक तो मैरीन लाइफ प्रभावित होगी क्योंकि समुद्र के क्षेत्र में लिक्विड नेचुरल गैस का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, और इकोसिस्टम को भी बहुत ही नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा और वैश्विक तापमान भी बढ़ेगा। जो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हम डिसाइड करके बैठे हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी इससे पार निकल जाएगा। तो इसीलिए काफी विरोध हो रहा है प्रोजेक्ट का। हमारी लिमिट है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस एक लिमिट तक ही, CO2 जैसी गैसेस एक लिमिट तक ही उत्सर्जित करेंगे हर साल। लेकिन अब अगर ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे तो वो हमारा जो टारगेट है उससे ज्यादा हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे और इससे एटमॉस्फेयर को काफी नुकसान होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा। तो मोजाम्बिक में ये रीजन देखने को मिलता है। अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक, मापुतो इसकी कैपिटल है, डेनियल चापो यहां के प्रेसिडेंट है और मारिया बेनविंडा लेवी यहां के पीएम के पद पर हैं वर्तमान में। वैसे मोजाम्बिक जैसे देशों के पीएम प्रेसिडेंट नहीं पूछे जाते तो आप छोड़ सकते हैं, कैपिटल याद कर लो, कैपिटल है मापुतो। प्राचीन मोडी लिपि को देवनागरी में परिवर्तित करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है मोडी लिपि। अब जो प्राचीन कालीन भारत था, जो मध्यकालीन भारत था, उस समय में दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और दक्षिण के रीजन में इस लिपि का यूज किया जाता था लिखने के लिए।
आज जो हम मराठी लैंग्वेज देख रहे हैं ना, इसका प्राचीनतम रूप है ये। आज इसको पढ़ने वाले लगभग खत्म होते जा रहे हैं। आज की जो मराठी है ना, उससे बहुत अलग है, बहुत अलग इसका फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो इसको पढ़ने वाले लोग खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई नई अब ये पुरानी लिपि तो कोई पढ़ नहीं रहा। तो जो प्राचीन मोडी लिपि के हमारे पास जो भी अभिलेख वगैरह रखे हैं, उनको हम देवनागरी, जो हिंदी लैंग्वेज है देवनागरी, उसमें डेवलप करने की सोच रहे हैं, उसको में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। और इसके लिए पहला एआई मॉडल विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। यहां पर अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा मराठी भी नहीं है, उसका प्राचीनतम रूप है, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो। ठीक है, तो भाई इसको पढ़ने वाले लोग कम है, अब इसको देवनागरी में कन्वर्ट कराना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो मोडी स्क्रिप्ट है ना, इसके लगभग 40 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं। कितने सारे, हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा, आयुर्वेद, इनकी जानकारी मिलती है, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें यहां पर इन डॉक्यूमेंट्स में छुपी हुई है। तो इसको सहेज के रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे देवनागरी में अब कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और इसके लिए जो पहला एआई मॉडल विकसित किया है, वो विकसित किया है किसने? आईआईटी रुड़की ने। प्राचीन काल में जो मोडी स्क्रिप्ट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उसके आसपास के रीजन में बोली जाती थी। मिडाइवल और जो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन कालीन जो भारत है, वहां पर भी काफी साक्ष्य देखने को मिलते हैं मोडी लिपि के। तो इसको डेवलप करना, देवनागरी लिपि में कन्वर्ट करना मुख्य उद्देश्य आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाए गए एक नए एआई मॉडल का। तो ठीक है, हो जाएगा ये। आईआईटी रुड़की की बात करें, भारत की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक मानी जाती है। उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और एक जेम्स थॉमसन ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर एक बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है अभिषेक चौधरी को। बहुत ही फेमस एक ऑथर है अभिषेक चौधरी। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जर्नी पर इस बुक को लिखा है, उनके पॉलिटिकल करियर पर इस बुक को लिखा है। जब 1977 में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे ना, तो मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में इनकी जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई उस वक्त के टाइम पीरियड में, पर उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है कि क्या कंडीशन थी, क्या बातचीत हुई, उसके कुछ अंश लिखे गए हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में इस बुक में अभिषेक चौधरी ने बताया है। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, इस बुक का नाम है, हाल ही में से लॉन्च किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे हैं ये। ओके, 3 बार भारत के पीएम रहे हैं। भारत के 10वें पीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। भारत रत्न इन्हें 2015 में दिया गया था और पद्म विभूषण इनको 1992 में दिया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया? इंडिया का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया मुंबई में। क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट में क्या है कि एनिमेशन है ना, इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन से रिलेटेड हो, इन सभी की यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ऑल ओवर क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट है ये, भारत का पहला। इसके कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया है मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का ये पहला कैंपस है। वीएफएक्स सिखाए जाएंगे कि एनिमेशन मूवी में वीएफएक्स जो डलते हैं, जितने भी काम होते हैं गेमिंग से रिलेटेड, गेमिंग को डेवलप करना, एनिमेशन को डेवलप करना, इन सभी के बारे में यहां से बेसिक से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहां पर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस शुरू किए जाएंगे ताकि भारत में क्रिएटिव इंडस्ट्री बढ़े, क्रिएटिव इकोनॉमी का योगदान हमारी इकोनॉमी में आए, है ना। गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, आपको पता है ग्लोबल मार्केट है। अगर हम मार्वल्स की मूवी देख रहे हैं, अभी सुपरमैन आई थी, हम कुछ भी देख रहे हैं वीएफएक्स से ही चल रही। हम कुछ भी XYZ, कौन सी मूवी है जो वीएफएक्स पर आधारित नहीं है या एनिमेशन पर आधारित नहीं है? तो इन सभी की एक इंडस्ट्री है।
तो क्रिएटिव इकोनॉमी का योगदान बढ़े हमारी जीडीपी में, यह उद्देश्य है। हालांकि ये जो कैंपस बना है ना अभी टेम्पररी है, परमानेंट कैंपस मुंबई में ही बनाया जा रहा है, इसको थोड़ा समय लगेगा। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट दिया है। तो ये इंडिया का पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट है जो कि मुंबई में बनाया जा रहा है। डन। तो 21 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। कल के सेशन में मैंने जितने भी कमेंट देखे, मैंने आपको बोला था आपका ओपिनियन दीजिएगा एग्जाम बूस्टर के लिए, तो सारे जितने भी कमेंट आए आप सभी ने भर भर के कमेंट किए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये देखी मैंने कि आप चाहते हैं कि एग्जाम बूस्टर को हम कंटिन्यू करें। ऑब्वियसली बात है, हमारा 2 साल का करंट अफेयर पूरा तैयार हो जाएगा। बहुत एक्सीलेंट चीजें हमको सीखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्जाम बूस्टर को कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आज के सेशन में हम अपॉइंटमेंट को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट में 5 अपॉइंटमेंट यहां पर मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। एक है अन्ना लेना बेयरबॉक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वें सेशन का आयोजन किया जाएगा सितंबर में। उसकी अध्यक्ष चुनी गई है अन्ना लेना बेयरबॉक। ठीक है। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 जो कि सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल खिलाड़ी पुर्तगाल के। कंगना रनौत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री है और सांसद भी है ये हिमाचल प्रदेश से। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं भारत के भूपेंद्र यादव। और फिर पराग जैन भारत में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विग, इसके नए प्रमुख या हेड बनाए गए हैं पराग जैन। तो ये 5 अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया? तो यह है महाराष्ट्र। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 में किसे प्रदान किया गया? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेड को। सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इंडिया और सिंगापुर। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? यूलिया स्वेरिडेंको। ये आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। अदिति योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसका आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपने अगले आम चुनाव के लिए मतदान की आयु 18 से घटाकर 16 साल कर दी है? तो यह यूनाइटेड किंगडम है। विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया युवराज सिंह को। और लास्ट क्वेश्चन था, खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 1956। पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। भारत में भारतीय नागरिक सेवा या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। सही आंसर आए हैं सभी के। इनमें से हमने अहनिक का कमेंट लिया है, नाम सही पढ़ रहा हूं आई होप में, और गरिमा यादव इनका कमेंट हमने इंक्लूड किया है, बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर इन्होंने ये भी बताया कि जो 1951 का पंचवर्षीय योजना है पहली, उसे हैरोल्ड डॉमर मॉडल के आधार पर बनाया गया था, या हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर वो आधारित है। तो बिल्कुल सही है, आपके बिल्कुल सही आंसर आए सभी के। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है? दूसरा क्वेश्चन। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तीसरा क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में आंसर छोड़ के जाइएगा आप सभी के। आज के सेशन के पॉज करके देख लो, पीडीएफ ले लो, और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।